नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास या इनर क्लास एक ही बात है। तो जब किसी क्लास को आप किसी दूसरी क्लास के ब्लॉक में डिफाइन करते हैं तो ऐसी क्लास को नेस्टेड क्लास कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी क्लास बनाई। क्लास का नाम मान लीजिए कर दिया मैंने यहाँ पर ए, कुछ भी कर दो। अब इस क्लास के अंदर मैंने कोई मेथड बनाया, मान लीजिए शो नाम से। और ये लिख दिया दिस इज शो। अब इस क्लास ए के अंदर ही मैंने क्या करा, एक क्लास और बना दी, इसका नाम कर दिया बी। अब क्लास बी के अंदर मैंने अपने इसके जो मेथड्स वगैरह थे वो बना दिए। लाइक एक मेथड बना दिया मैंने डिस्प नाम से। दिस इज डिस्प। अब ये वाली जो क्लास है इसको हम बोलते हैं आउटर क्लास या टॉप लेवल क्लास। और ये जो क्लास बनी इसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास या इनर क्लास। अब हम आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आउटर का, आउट इक्वल टू ए। अब ये बताइए इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट पर मैं शो मेथड कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि आउट ऑब्जेक्ट ए क्लास का है और ए क्लास के अंदर शो मेथड डिफाइन किया गया है। तो मैं कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। अब क्या मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ? क्या आउट ऑब्जेक्ट पर इस मेथड को कॉल किया जा सकता है? इस मेथड या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये है कि किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें उसी ही क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिस क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं आप। तो आप यहाँ पे डिस मेथड को कॉल करने की बात कर रहे हैं। डिस मेथड क्लास बी का है, तो आपको ऑब्जेक्ट किस क्लास का चाहिए होगा? क्लास बी का चाहिए होगा। ठीक है। लेकिन आपके पास जो आउट नाम से ऑब्जेक्ट है ये तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा तो एरर मैसेज दे देगा, एट्रीब्यूट एरर। आ जाओ। ए ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, यानी क्लास ए के ऑब्जेक्ट पर आप डिस मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ये तो आ गई मेरी एरर। अब बताइए, अगर मुझे क्लास बी का मेथड कॉल करना है तो पहले ऑब्जेक्ट किसका चाहिए होगा? क्लास बी का। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। इन इन नाम से नहीं बनाते, इन नाम से कीवर्ड होता है, मान लो स्मॉल बी नाम से बना दिया। अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे ही मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्या क्लास बी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है क्लास बी? कह रहा बी इज नॉट डिफाइंड। तो अब जब कभी नेस्टेड क्लास आप बनाते हैं और आपने उस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए या आउटर क्लास का नाम चाहिए। दैट मीन्स नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए ये भी एरर आ जाएगी। अगर आप नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया है
उसके नाम पर डॉट लगाकर फिर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ऐसे करके। अब बी का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके ऑब्जेक्ट पर आप डिस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटैक्स है वो ये है। ठीक है, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ। सॉरी, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स ये रहा। तो ये हो गया इनर ऑब्जेक्ट, जिस नाम से बना रहे हो उस नाम से बना लो, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं वैसे। और ये हो गया आउटर ऑब्जेक्ट डॉट आपकी नेस्टेड क्लास। ये सिंटैक्स हो गया आपका नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। दूसरा सिंटैक्स, नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा सिंटैक्स। अगर आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, आउटर क्लास का नेम भी यूज कर सकते हो। आउटर क्लास का नेम क्या है? ए। ए डॉट फिर नेस्टेड क्लास का नाम। ऐसे भी आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा। इस सिंटैक्स में इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हम किसी भी क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्लास कहते हैं। और इस नेस्टेड क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, या जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन इस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो हमेशा आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर बनाएंगे, या आउटर क्लास के नेम पर डॉट लगाकर बनाएंगे। अब सिंटैक्टिकली तो समझ में आ गया कि भाई नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्लास भी को नेस्टेड नहीं बनाते, एक टॉप लेवल क्लास बना देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? तब भी तो हम इसके मेथड को कॉल कर ही रहे थे। हाँ? तो इसके आंसर की बात करते हैं कि नेस्टेड क्लास क्यों बनाते हैं। जब किसी क्लास का एग्जिस्टेंस एक दूसरी क्लास पर डिपेंड करता हो तो फिर हम उसे नेस्टेड क्लास बनाते हैं। फिर सुनेंगे, जब किसी क्लास का एग्जिस्टेंस एक दूसरी क्लास पे डिपेंड करता हो तो हम उसे नेस्टेड क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए मेरे पास एक क्लास है और क्लास का नाम है ह्यूमन। एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो 140 करोड़ ऑब्जेक्ट हम बना देंगे ह्यूमन क्लास के। अब हम क्या चाहते हैं, एक क्लास और बनाई जाए और उसका नाम करते हैं हार्ट, दिल। हार्ट नाम की क्लास बना दी। हर इंसान के पास एक दिल होगा? ऐसा तो है नहीं कि इंसान है दिल नहीं है। शायद ऐसा भी नहीं है एक इंसान के पास दो दिल है। एक्सेप्शन कहीं होगी, कह नहीं सकते, लेकिन मेरी नजर में तो नहीं आया। इन जनरल बात करते हैं चलो। इन जनरल एक इंसान के पास एक हार्ट है। तो अब मैं इस बात को कोड में लिखना चाहता हूँ। तो अब हार्ट कैसे बनाओगे प्रोग्राम में? हार्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इन बातों को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। लॉजिकली कनेक्ट करते हैं का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कि मैं ह्यूमन क्रिएट ना करूं, हार्ट बना लूं, चलेगा? मैं आपसे कहूं मेरे पास दिल है बट इंसान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये बताओ, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में दिखाऊं
एक क्लास बना दी मैंने ह्यूमन नाम से, एक क्लास बना दी मैंने हार्ट नाम से। तो क्या आप सामने वाले को फोकस कर सकते हैं या उसको फोर्स कर सकते हैं कि भाई पहले ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तब हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? अगर ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो आपने डिपेंडेंसी डाल दी। किस क्लास की? किस क्लास पे डिपेंडेंसी हो गई? हार्ट क्लास की ह्यूमन क्लास पे डिपेंडेंसी हो गई। हार्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को टॉप लेवल क्लास अलग अलग बना दूं तो मैं इस बात को कभी दिखाई नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, हार्ट क्लास को उठाकर ह्यूमन क्लास के अंदर क्या बना दिया, एज नेस्टेड बना दिया। अब ह्यूमन है तो हार्ट है, ह्यूमन नहीं है तो हार्ट नहीं है। ठीक है। एक क्लास बनाई मैंने इंडिया। एक क्लास बनाना चाहता हूँ नोएडा। कॉमन सेंस है कि नोएडा का वजूद तभी है जब इंडिया का वजूद है। जब इंडिया ही नहीं तो नोएडा नहीं। आप बोलो मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा, सीधा नोएडा जाऊंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहे हैं? ये एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं नेस्टेड क्लास की जरूरत क्यों पड़ रही है। तीसरा एग्जाम्पल देखो। एक क्लास है मेरे पास जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब मुझे एम्प्लॉय का जो डेटा है, लाइक एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, वो मुझे एम्प्लॉय क्लास में मैनेज करनी है। मुझे एक क्लास और बनानी है, एड्रेस। और एड्रेस क्लास क्या स्टोर करेगी? एम्प्लॉय का एड्रेस, उनका मोबाइल, ईमेल, उनका सिटी, सेक्टर, स्टेट, है ना, ये सब। अब ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय नहीं है बट एड्रेस है मेरे पास किसी का? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एड्रेस डिपेंड करता है किस पे? एम्प्लॉय के एग्जिस्टेंस पर। एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तब एड्रेस आएगा। तो एड्रेस को क्या बना दो, एम्प्लॉय की नेस्टेड क्लास बना दो। है ना? तो ऐसे और पता नहीं कितने सिनेरियो हैं जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड क्लास क्या होती है, ये हमारी समझ में आ जाता है कि नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आ जाओ। So generally we define nested class in case if existence of a class depends on existence of other class. एग्जाम्पल में existence of brain and heart
depend on existence of human. So in this situation, we can define human class as outer या top level and brain and heart classes as nested. तो इस तरह से नेस्टेड क्लास या इनर क्लास का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। इफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्लास डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर क्लास, तो जो डिपेंड कर रही है उसको हम क्या बना देते हैं, नेस्टेड क्लास बना देते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैंने लिख दिया। इस तरह के आप दूसरे और एग्जांपल लाइक एम्प्लॉय का एड्रेस का एग्जिस्टेंस तभी है जब एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा। ठीक है, चलो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया ह्यूमन। अब ह्यूमन क्लास के अंदर मैं कुछ चीजें डिफाइन करना चाहता हूँ, लाइक इनसाइड कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, सेल्फ डॉट नेम। अब किसी का नाम क्या होगा वो हम लेकर आएंगे। ठीक है, उसका नाम है, उसकी एज है या डेट ऑफ बर्थ है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हम चाहते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन के अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और ह्यूमन के अंदर ही एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम कर दिया हार्ट। ठीक है, और इस हार्ट क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया बीट। सिंपली इसके अंदर एक मेथड लिख दिया, हार्ट इज बीटिंग। बीट माने धड़कना। अब हम क्या चाहते हैं, जितने भी इंसान बने, जितने भी ह्यूमन बने, हर ह्यूमन का नेम होना चाहिए, हर ह्यूमन का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और हर ह्यूमन के पास एक हार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, जब मैं ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा H1 इक्वल टू ह्यूमन, तो मैं इंसान का नाम पास करूंगा, मान लीजिए सोनू। डेट ऑफ बर्थ पास कर दी, मान लो 2010 कर दी, कुछ भी कर दो। लेकिन मैं यहाँ पर हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर ह्यूमन जैसे ही क्रिएट हो उसके अंदर हार्ट आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं अब, कि जैसे ही कोई भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर पिक्चर देखो कुछ ऐसी बनेगी। ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट बन गया, ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और ये हार्ट आ गया। लेकिन ये जो हार्ट है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट होगा जो ये रेफर कर रहा होगा। तो ह्यूमन हो गया, ये आपका हार्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, या तो ह्यूमन क्लास का नाम यूज करेंगे या फिर यहाँ पर सेल्फ का यूज करेंगे। कोई एक चीज यहाँ पर आपको यूज करनी होगी। ठीक है,
तो अब इस लाइन का मतलब यह है कि ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट में तीन डेटा मेंबर आ गए। नेम स्ट्रिंग टाइप का हो गया, डेट ऑफ बर्थ इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, या स्ट्रिंग जो भी लेना है वो ले लेंगे, और हार्ट, हार्ट एक हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब देखेंगे, जब मैं ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहां पर ये H1 हो गया जो इसको रेफर कर रहा है। ठीक है। अब ह्यूमन क्लास के अंदर मैंने एक मेथड और बनाया, ईटिंग। दिस इज ईटिंग। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट पर ईटिंग मेथड कॉल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। क्या लिखें? ह्यूमन ऑब्जेक्ट डॉट ईटिंग मेथड। चल जाएगा? हमने कहा चल गया, दिस इज ईटिंग। अब मुझे ये बताना है कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, उसको सुनाना है, मुझे ह्यूमन की हार्ट बीट सुनानी है। क्या लिखें प्रोग्राम में? ह्यूमन की हार्ट बीट, H1 जो ह्यूमन है उसकी हार्ट बीट आ जाए। H1 डॉट, क्या लिखूं? बीट लिख दूं ऐसे करके? क्या लिखेंगे? हार्ट कौन सा वाला, लोअर केस वाला या अपर केस वाला? अपर केस वाला। अच्छा ये बताओ, जब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ह्यूमन का नेम गेट करना है तो क्या लिखूं? H1 डॉट नेम, इससे नेम आ जाएगा सोनू। और अगर मैं लिखूं यहाँ पर H1 डॉट डेट ऑफ बर्थ 2010 आ गई। सोचो, अब इसी तरह से अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ H1 डॉट हार्ट, लोअर केस वाला जो H है, तो क्या प्रिंट करेगा ये? इसमें क्या वैल्यू रखी हुई है? इसमें क्या वैल्यू रखी हुई है? एक ऑब्जेक्ट ही तो बना है, हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है। तो किसी भी, अगर हम वेरिएबल में किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं अपनी क्लास के, तो क्या प्रिंट करता है प्रिंट कराने पर? एड्रेस। क्या आ गया? हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब कि मैं ह्यूमन के थ्रू हार्ट क्लास के ऑब्जेक्ट तक अगर पहुंच रहा हूं तो इस वेरिएबल के थ्रू पहुंच सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस हार्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करना है, मुझे इस हार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है और इसका बीट मेथड कॉल करना है, ध्यान से देखो, मुझे इस हार्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक बीट मेथड नहीं चलेगा। लेकिन हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ह्यूमन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर बना हुआ है एज डेटा मेंबर। अब मैं उसे कैसे यूज करूं? H1 डॉट हार्ट डॉट बीट। तो इसका मतलब है H1 ऑब्जेक्ट के अंदर हार्ट ऑब्जेक्ट है और उसका हम बीट मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रखे, देखो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे हार्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपोजिट ऑब्जेक्ट, या कंपोजिशन प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोजिशन। तो कभी कभी पूछते हैं कि भाई कंपोजिट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंपोजिशन किसे कहते हैं? तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता है, फिर उस ऑब्जेक्ट के आगे हम जो भी मेथड है वो हम यहाँ पर इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो नेस्टेड क्लास का क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया? इसलिए नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब इसको हम ह्यूमन क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने इसको ह्यूमन क्लास से बाहर निकाल दिया तो फिर तो कोई भी हार्ट क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना लेगा। जो कि अगर हम देखो सिंटैक्स की बात करें तो सब सही है, कॉन्सेप्ट को देखें तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ह्यूमन के बिना हार्ट बन जाए। ठीक है। चलो, तो ये हमारा नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, हमारा छोटा सा ही टॉपिक है। उसके बाद अब अगला आता है हमारा डेटा
इनकैप्सुलेशन। क्या होता है डेटा इनकैप्सुलेशन? इसका एक सिनोनिम भी लिख देता हूं मैं। डेटा हाइडिंग। डेटा इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। ठीक। अब समझते हैं इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे डेटा इनकैप्सुलेशन को। ये मान लीजिए का कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप कभी पढ़े थे या पढ़ेंगे या पढ़ रहे होगे। और कॉलेज के अंदर कुछ हमारे डेटा मेंबर्स हैं। ये हमारे कुछ डेटा मेंबर्स हैं। लाइब्रेरी है, कैफे है, प्लेग्राउंड है। कॉलेज ने ये चीजें आपको दे रखी हैं। आपको मतलब जो लोग अथोराइज्ड हैं उनके लिए। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी आके कॉलेज के लाइब्रेरी में बुक पढ़ के चला जाएगा, या कैफे में आके चाय पी के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है, उनके लिए ये सर्विसेज हैं कि भाई स्टूडेंट और स्टाफ क्या करते हैं, आपकी इन चीजों को एक्सेस कर सकते। अगर कोई आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब है अनऑथराइज्ड पर्सन, ये आपका आउटसाइडर हो गया। अगर ये आपका लाइब्रेरी एक्सेस करना चाहे, कॉलेज के प्लेग्राउंड में जाना चाहे, या कॉलेज के कैफे में जाना चाहे, तो ये अलाउड नहीं है। क्योंकि बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वो रोक लेगा किससे मिलना है, कहाँ जाना है। ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड है। ये अनऑथोराइज्ड है। अनऑथोराइज्ड। अथोराइज्ड का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी भी काम को करने का अधिकार हो, अथॉरिटी हो, अधिकार हो। अनऑथोराइज्ड, जिसके पास किसी काम को करने का अधिकार ना हो, तो ये अनऑथोराइज्ड है। लेकिन ये अथोराइज्ड है। क्योंकि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को तो फैसिलिटी मिली हुई है कि भाई आप कॉलेज की बुक यूज कर सकते हैं, कॉलेज के जो भी रिसोर्सेज हैं यूज करो। जो स्टाफ मेंबर हैं उनको भी एक्सेस है, ये अथोराइज्ड है। लेकिन आउटसाइडर को अथोराइज्ड नहीं है। अब इसको साफ साफ लिख देते हैं। अब मान लीजिए ये जो आउटसाइडर है, ये कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका फ्रेंड है। तो या उनका कोई रिलेटिव है, या उनके पेरेंट्स हैं। तो किसी भी तरह से अब इस पर्सन को आप कॉलेज में एंटर नहीं करने दोगे? करने देंगे इस बार। लेकिन जो लोग अथोराइज्ड हैं उनके रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अलाउड नहीं है, लेकिन इनके थ्रू अगर आप जाना चाहो तो आप इनके थ्रू जा सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मान लो आपको हमने डायरेक्ट अलाउ कर दिया। आप कॉलेज में ना तो स्टूडेंट थे, ना ही आप कॉलेज में कहीं स्टाफ में काम करते हो। आप पहुंच गए लाइब्रेरी में, अब वहां पर किसी किताब को फाड़ दिया आपने। अब कहाँ ढूंढेंगे आपको हम? कहाँ गए आप कुछ भी करके आ सकते हैं, कुछ डैमेज करके आ सकते हैं कॉलेज की प्रॉपर्टी के लिए। तो आपको कौन पकड़ेगा? अब देखो जो स्टूडेंट हैं
वो तो लास्ट में आएंगे डिग्री लेने के लिए, अपनी प्लेसमेंट भी होगा उनका, तो उनसे तो निपट लेंगे हम। और जो कॉलेज में स्टाफ मेंबर हैं, हर महीने सैलरी लेते हैं, उनसे भी निपट लेंगे। इससे कौन निपटेगा, ये तो कहीं है ही नहीं हमारे हिसाब किताब में। इसलिए आउटसाइडर को डायरेक्टली ये चीजें अलाउड नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के थ्रू आ रहा है तो हम उसको पहचानते हैं। अगर कोई ये डैमेज करेगा तो हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसके रेफरेंस से ये अंदर हमारा आया था। इसीलिए डायरेक्ट अलाउड नहीं है, इनडायरेक्टली अलाउड है। तो सर ऐसा तो कॉलेज में क्या, सब जगह ही होता है। आप किसी कंपनी के बिल्डिंग भर जाओ, गार्ड भगा देगा वहां से आपको बाहर। किससे मिलना है, ऐसे ही घूमने आए थे, चलो भागो यहाँ से। किससे मिलना, अंदर ना कोई है हमारे रिलेटिव, भाई बहन है या जो भी है, उनके थ्रू। हाँ तो ठीक है, बताओ नाम बताओ, उनकी आईडी बताओ, एक्सेस क्या है उनका। बात करेगा गार्ड, फिर आपको जाने देगा। तो सब जगह सर लगभग ऐसा ही होता है। सब जगह लगभग ऐसा ही होता है। क्या, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। जो अभी मैंने लिखा है डेटा इनकैप्सुलेशन, वो हमारा हो चुका कॉन्सेप्ट में कंप्लीट। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है छुपा के रखना। किन लोगों से, जिन पे अधिकार नहीं है एक्सेस करने का, उनसे बचा के रखो। और उन लोगों को ही दो जिन पर अधिकार है डेटा का। तो यहां पर हमने डेटा का मतलब लाइब्रेरी माना, प्लेग्राउंड माना। तो ये डेटा को हमने क्या करा, इनकैप्सुलेट कर दिया है। चार दीवार लगा दी है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया है। तो ये सब किसका प्रोसेस हुआ, इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस हुआ। और इस प्रोसेस में हमने क्या करा, अपने कॉलेज के डेटा को सेव करा। डेटा की सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं। किन लोगों से प्रोवाइड करोगे, जो अनऑथराइज्ड लोग हैं उनसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस बात को पाइथन में कन्वर्ट कर दें, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया जो कि आसान सा लग रहा है समझने में। तो सेम पाइथन में भी कहानी है जो कि इतनी ही आसान है, पाइथन के अंदर भी। अब मान लीजिए ये आपकी जो कॉलेज है, कॉलेज को मैंने दर्जा दे दिया क्लास का। जिसको आप कॉलेज कह रहे हैं उसको हम अपने एग्जाम्पल में क्लास कहेंगे। ठीक है, जिसको आप लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के नाम से जान रहे हैं, उसको यहाँ पर हम डेटा मेंबर कहेंगे। लाइक अगर अकाउंट क्लास है तो अकाउंट नंबर हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, काइंड ऑफ। तो जो भी क्लास के डेटा मेंबर होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, डेटा मेंबर्स हो गए। और जो यहाँ पर आपने स्टाफ और स्टूडेंट लिखा हुआ है, हमारी क्लास में उनको मेथड्स कहते हैं। ये हमारे क्या होंगे, मेथड्स होंगे। और जो अनऑथराइज्ड है, वो हमारे केस में क्या होगा, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो क्लास की बाउंड्री के बाहर लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो क्लास के बाहर लिखा है, तो कोई भी कोड रिटन आउटसाइड क्लास, ये कोड है जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है। अगर ये कोड सही सिंटैक्स यूज करता है तो भी आपको अपनी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं होने देना है। अगर ये सही लिखा है तब भी आपके क्लास के डेटा का यूज सिर्फ आपके क्लास के मेथड ही करेंगे। अगर किसी भी कोड को जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है आपकी क्लास के डेटा का यूज करना है, तो इन मेथड्स के थ्रू करें, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो इस अप्रोच से अगर आप किसी क्लास को डिजाइन करते हैं, ये वाली जो अप्रोच है, इस अप्रोच से अगर आप किसी क्लास को डिजाइन करते हैं, तो उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट पाइथन की हर क्लास में ये फैसिलिटी नहीं होती। बाय डिफॉल्ट कोई भी क्लास जब आप बनाते हैं तो उस क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं। उनको आप सही सिंटैक्स लिखेंगे तो चलेंगे। लेकिन इनकैप्सुलेशन कर देने के बाद क्या होता है कि वो सही लिखा हुआ है सिंटैक्स,
फिर भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाए तो इसे बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ए क्लास डिजाइन, क्लास की डिजाइन है एक, इस तरह से क्लास बना दो, इट इज ए क्लास डिजाइन दैट प्रोटेक्ट्स data members of class from unauthorized access। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है। ठीक है, तो अब सर अनऑथराइज्ड का मतलब यहाँ पर क्लियर है, वो कोड जो क्लास के बाहर लिखा है। ठीक है, उनकी बात हो रही है। इन शॉर्ट, इट enables डेटा सिक्योरिटी या सेफ्टी, एक ही बात है। डेटा सिक्योरिटी बोलो या डेटा सेफ्टी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब कैसे करें, इस काम को करें कैसे? तो मैं आपको दो प्रोग्राम अलग अलग बनाकर दिखाता हूँ। एक में इनकैप्सुलेशन नहीं होगा और एक में इनकैप्सुलेशन होगा। उसके बाद फिर आगे और डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास के अंदर अब हम डेटा मेंबर को हाइड कर रहे हैं। अगर आपको याद रह गया हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरह के डेटा मेंबर्स होते हैं पाइथन के अंदर, इंस्टेंस डेटा मेंबर्स और क्लास डेटा मेंबर्स। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये जनरली हम इंस्टेंस डेटा मेंबर की बात कर रहे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास डेटा मेंबर को हाइड नहीं कर सकते, आप क्लास डेटा मेंबर को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इंस्टेंस डेटा मेंबर के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एम्प्लॉय क्लास में सैलरी नाम का एक डेटा मेंबर दिखाना है, तो कैसे, क्या बनाऊं कि मुझे सैलरी नाम का एक इंस्टेंस डेटा मेंबर बन जाए? क्या लिखें एम्प्लॉय क्लास में ऐसा? पहले क्या बनाए? इनिट मेथड बनाएंगे, डेट मीन्स कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सेल्फ पैरामीटर, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ पैरामीटर के साथ जो भी डेटा मेंबर बनाएंगे वो इंस्टेंस डेटा मेंबर कहलाएगा। तो हमने कहा हमने छोटा सा ही बनाना है, सैलरी। अब सैलरी देखो, हमें पता है सेंसिटिव डेटा होता है, हम नहीं चाहते कोई भी इसे एक्सेस करे। ठीक है, तो हमने सैलरी को इसलिए इंटेंशनली ले लिया ताकि सेंस आए कि हाँ भाई सिक्योरिटी चाहिए सैलरी में। तो ठीक है, अभी हमने अपने मन से 10,000 कर दी। अब देखो, मेरा कर्सर अभी जिस जगह पर है वो जगह क्लास का ब्लॉक है। अभी मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, अब मैं क्लास के बाहर आ गया, क्लास का ब्लॉक खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इक्वल टू एम्प्लॉय। अब जैसे ही एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, मेमोरी को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सैलरी नाम का डेटा मेंबर आपका आ गया, जिसकी वैल्यू 10,000 आ गई, है ना? और ई आपका रेफरेंस हो गया जो इसको ऐसे रेफर कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं
कि मैं अभी क्लास के बाहर ही हूँ, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्लास के बाहर बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब इंस्टेंस डेटा मेंबर का जो स्कोप होता है वो क्या होता है? इंस्टेंस डेटा मेंबर का एक्सेस जैसे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर, जिस मेथड के अंदर डिफाइन करे जाते हैं, सिर्फ वहां तक ही एक्सेस हो सकते हैं, उसके बाहर नहीं हो सकते। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, पूरे प्रोग्राम की बात हो रही है। इंस्टेंस डेटा मेंबर का स्कोप क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो आए हैं, वो ऑब्जेक्ट जहां भी अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टेंस डेटा मेंबर भी वहां अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लाइन नंबर लगा दूं, तो लाइन नंबर 6 जिस जगह पर लिखी गई है वो क्लास की बाउंड्री के बाहर है। एक काम कर, बात ही खत्म कर देते हैं। ये लो, क्लास के बाहर आ गए बिल्कुल हम। ठीक है, अब मैंने क्लास के बाहर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। बना दो। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं डॉट लगा के इसका डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। आज तक मुझे यही पढ़ाया गया है और हो रहा है। इनकैप्सुलेशन कहता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इनकैप्सुलेशन आपके इंस्टेंस डेटा मेंबर के लिए एक स्कोप डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब क्लास के अंदर एक्सेस होगा तभी ये डेटा बाहर निकल कर आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर कहीं अवेलेबल है तो ये डेटा मेंबर नहीं जानना चाहिए, इसको मना कर दो कि ऑब्जेक्ट के अंदर रहो, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हो रहा है वो देखो कि कहाँ यूज हो रहा है। लाइन नंबर, इस वाले ब्लॉक को वापस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि लाइन नंबर को समझाना आसान हो जाए। अगर आपसे कहा जाए, ये देखो, लाइन नंबर 6 पर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, सैलरी वहां एक्सेस हो गई, इसे नहीं होने दो। कुल मिलाकर इस प्रोग्राम को मैं हेडिंग देता हूं विदाउट इनकैप्सुलेशन। इसमें कहीं कोई इनकैप्सुलेशन नहीं। अब यही 4 लाइन का प्रोग्राम मैं दोबारा बनाता हूं विद इनकैप्सुलेशन। विद इनकैप्सुलेशन। तो विद इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? जिस डेटा मेंबर को इनकैप्सुलेट करना है उसको हम प्राइवेट बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के, 3 टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस परमिशंस होते हैं। पहली होती है पब्लिक, दूसरी होती है प्राइवेट, और तीसरी होती है प्रोटेक्टेड। 3 तरह की एक्सेस परमिशन है जो यहाँ पर होती है हमारी। अब तीनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। जब भी हम कोई डेटा मेंबर बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है, मतलब ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रेन हो गई, रोडवेज वाली बस हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। प्लेन हो गया ना, मेट्रो हो गई। जिस इलाके से गुजर रही है वहां आपका इलाका पड़ता है, टिकट लेकर बैठ जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है प्राइवेट कैब कर लो, प्राइवेट कार। मतलब अगर कहीं जा रहे हो, ऑटो वाला पूछेगा भी शेयरिंग में जाना है कि प्राइवेट जाना है। प्राइवेट मतलब आप अकेले बैठ के जाओगे, जैसे चाहो वैसे अपना बैठो। तो प्राइवेट का मतलब हो गया निजता, मतलब आपकी चीजें उसमें अपने लिए हैं ना, निजी वाहन काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने ले लिया, उसे हम प्राइवेट कहते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर हमारा। ठीक है, प्रोटेक्टेड बताएंगे अभी क्या होता है। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटा मेंबर प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटा पब्लिक होता है। अगर मैं इसको प्राइवेट बना दूं तो अब प्राइवेट सिर्फ उस क्लास की बाउंड्री तक एक्सेस होता है,
क्लास के बाहर प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होता। अभी ये चल रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको प्राइवेट बना दूंगा, ये एरर आ जाएगी। बनाओ सर, कैसे बनाओगे? C++ और जावा लैंग्वेज में प्राइवेट डेटा मेंबर लिखने के लिए ज्यादा मेहनत करवाते थे। वहां पर लिखवाते थे ऐसे करके, PRIVATE, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर टाइप करने पड़ेंगे, तब जाके प्राइवेट बनेगा। पाइथन ने क्या करा? ये नहीं करा अपने अंदर। किसी डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाना है तो उसकी शुरुआत 2 अंडरस्कोर से कर दो। 1 2। अगर किसी डेटा मेंबर की शुरुआत 2 अंडरस्कोर से होती है तो ऐसे डेटा मेंबर को प्राइवेट डेटा मेंबर कहा जाता है। ये रूल सिर्फ डेटा मेंबर पे चलेगा, मेथड पे नहीं चलेगा। आप सोचो, इनिट मेथड के शुरुआत में भी 2 अंडरस्कोर आते हैं, तो मेथड के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड हैं वो सब पाइथन में पब्लिक माने जाते हैं। सिर्फ डेटा मेंबर को प्राइवेट करने का टॉपिक दिया गया है, और सिर्फ उन डेटा मेंबर को प्राइवेट कर सकते हो जो इंस्टेंस डेटा मेंबर है या क्लास डेटा मेंबर है। सिंपल लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए ये टॉपिक नहीं आता। ठीक है। तो अब इस केस में ये क्या हो गया? प्राइवेट डेटा हो गया। अब अगर मैं इसको इसी के नाम से एक्सेस करूं, जिस नाम से मैंने बनाया है उसी नाम से एक्सेस करूं, तब भी एरर आ जाएगी, मना कर देगा, क्या कहा है ही नहीं। तो 2 अंडरस्कोर लगाने पर हमारा क्या हो जाता है? प्राइवेट डेटा मेंबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर बना रहे हैं और आप उसे प्राइवेट करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? प्रीफिक्स कर सकते हैं 2 अंडरस्कोर के साथ, और वो बन गया प्राइवेट। अब ये बताओ, वो कहानी, ये कॉलेज, ये आउटसाइडर। आउटसाइडर कॉलेज में एंटर नहीं कर पा रहा है, एरर आ गई। लेकिन आपने कहानी में ये भी कहा था कि आउटसाइड कोड इस कॉलेज में पढ़ने वाले किसी दोस्त के थ्रू अगर अभी भी सैलरी को एक्सेस करना चाहे, अभी भी लाइब्रेरी में जाना चाहे तो जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बाहर वाले कोड का एक दोस्त बनाना पड़ेगा। वो दोस्त क्या कहलाएगा? मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस क्लास में एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड की जिम्मेदारी होगी कि वो आउटसाइड कोड के लिए सैलरी की वैल्यू रिटर्न करने वाला काम करेगा। तो इस मेथड का नाम आप जो चाहें वो दे सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसका नाम M1 दे दिया। अब ये मेथड क्या करेगा? यहां से रिटर्न करेगा सैलरी की वैल्यू। अब आउटसाइड कोड से बोलेंगे, देखो तुम्हें ये वाला डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक काम करो, यहाँ तो आपको एरर आएगी, ये नहीं चलेगा। लेकिन एक काम करो, आप M1 मेथड को कॉल करो। अब M1 मेथड जब कॉल होगा तो वो अपने अंदर से अपना प्राइवेट डेटा तो यूज कर ही सकता है। किसी भी क्लास का प्राइवेट डेटा उसी क्लास के किसी भी मेथड में एक्सेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, आप उसे अपना प्रिंट करा लेना। ये लो। तो इस तरह से आउटसाइड कोड कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त के थ्रू कॉलेज की लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। इसी को बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा को इस तरह से हाइड करा गया है कि वो डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ अथोराइज्ड हमारे कोड से होगा, और इनडायरेक्ट एक्सेस अनऑथराइज्ड कोड से हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमें कुछ सजेशन दिए गए। अगर आप अपने कोड में डेटा इनकैप्सुलेशन करोगे, इसका मतलब सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपने डेटा मेंबर को प्राइवेट करना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, उस प्राइवेट डेटा मेंबर का एक दोस्त बनाना पड़ेगा, मतलब एक मेथड बनाना पड़ेगा।
जो उसकी वैल्यू को आउटसाइड कोड को वापस करने वाला काम करेगा। तो इस मेथड का नाम आप एक नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग रखें, रादर देन अपने मन से M1 M2 M3 रखें। तो नेमिंग कन्वेंशन बताओ क्या है, हम उसके हिसाब से रख देते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन है, इसका नाम होना चाहिए गेट से शुरू। गेट, गेट माने लाओ, है ना, क्या लेकर आओ, डेटा मेंबर का नाम, क्या नाम है डेटा मेंबर का, सेल, बिना अंडरस्कोर के ये लगा दो गेट सेल। तो मेथड के नाम से ही समझ में आ गया ये मेथड क्या करता है, हमारे लिए सैलरी ला कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यूज करने वालों को थोड़ा आसान हो जाएगा, गेट सेल। ठीक है। अब अगर आउटसाइड कोड को सैलरी की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, सैलरी की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, तो कैसे करेगा। तो आउटसाइड कोड आपके डेटा मेंबर को चाहे गेट करे चाहे उसकी वैल्यू को सेट करे, डायरेक्ट नहीं कर सकता। कैसे करेगा, किसी मेथड के थ्रू ही करेगा। तो एक मेथड आपको और बनाना पड़ेगा अपनी एम्प्लॉय क्लास में, जिसका नाम सेट सेल हमें रखना चाहिए। और ये मेथड आपसे सैलरी पूछेगा, बताओ क्या है, और जो आपके वाली सैलरी है उसमें अभी जो सैलरी आई है उसको असाइन कर देगा। तो अब आउटसाइड कोड सैलरी देखने के बाद अगर सैलरी को अपडेट करना चाहता है, क्या लिखेगा, ई डॉट सेट सेल, और जो सैलरी बदलनी है मान लो 12,000। तो अब ये वाली सैलरी इस पैरामीटर में आ जाएगी, और इस पैरामीटर से वो हमारे डेटा मेंबर में कॉपी हो जाएगी। अब अगर मुझे फिर से चेक करनी है कि भाई हो गई कि नहीं हो गई, फिर से चेक कर लो, हो गई। तो आउटसाइड कोड आपकी क्लास के डेटा मेंबर को जब भी एक्सेस कर रहा है, हमेशा मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहा है ना, गेट सेल सेट सेल, इस तरह के ये दो मेथड हमारे बनाए गए। अब थोड़ा और हम कंक्लूसिव डिस्कशन करेंगे। सर ये बताओ, जब आपको आउटसाइड कोड के लिए एक्सेस देना ही था, तो ये घुमा फिरा कर देने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर सीधे सीधे दे ही रहे थे। भाई ऐसे वो कर रहा था तो क्या गलत कर रहा था। आप लास्ट में करवा तो रही हैं एक्सेस, पहले प्राइवेट बनाते हो फिर मेथड बनाते हो फिर मेथड से वापस करवाते हो, घूम फिर कर देखें तो रिजल्ट तो वही निकल रहा है जो सबसे पहले आ रहा था, बिना इनकैप्सुलेशन के आ रहा था। तो फिर इनकैप्सुलेशन का फायदा क्या हुआ, आउटसाइड कोड को क्या नुकसान हो गया, उसको तो सब मिल रहा है। अननेसेसरी हम अपना और टाइम खराब कर रहे हैं। हमने कहा चलो इस बात पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले से यही कह दिया जाए कि भाई तब आप आउटसाइडर को अंदर आने ही देते हो, तो ये चार दीवार क्यों बना रखी है, ये गेट क्यों बंद कर रखा है, और ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों बिठा रखे हैं, हटा दो इन्हें, तो आप क्या आंसर दोगे। क्योंकि लास्ट में सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर आने तो देता ही है ना। तो अब हम आपसे यही क्वेश्चन पूछें कि कॉलेज वाला बिना मतलब सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे रहा है, मंथली सैलरी दे रहा है, चारों तरफ दीवारें लगा रहा है, बिना मतलब खर्चा आता है रंगाई पुताई करने का, उनका मेंटेनेंस का खर्चा आता है, हटाओ उन्हें, आने दो जो आ रहा है। फिर क्या आंसर दोगे। तो उसका आंसर ये दोगे कि सर जरूरी थोड़ा ना है कि अगर हम कॉलेज में गए और सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक लिया और उसने हमसे पूछा जी किससे मिलना है, तो मैंने कह दिया जी एचओडी ने बुलाया था, तो मुझसे क्या देगा, वो एचओडी तो आज है ही नहीं, छुट्टी पे गए हैं, अभी आए थे चले गए, अर्जेंट था चले गए। तो हो सकता है आप अंदर ना जाओ, वापस लौटे आओ। समझ में आ रही है कहानी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा जो कोड है वो एक पार्ट दिखा रहा है आपको। वो पार्ट क्या है कि आपने इनकैप्सुलेशन कर लिया, ढांचा अपना बना लिया, लेकिन आउटसाइड कोड का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, उसको तो सब कुछ मिल ही रहा है। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं जिसमें आउटसाइड कोड को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम कुछ कर भी देंगे। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर आउटसाइड कोड
सैलरी लेकर आया और 12,000 लेकर आनी थी, एक जीरो लगाना रह गया, 1200 कर गया, हो गई चेंज। इसका मतलब डैमेज कर गया मेरी सैलरी। आउटसाइड कोड, इसको हम डैमेज कह सकते हैं, किताब फाड़ गया लाइब्रेरी में आके, कहने के लिए, सेंस बनाने के लिए। तो मेरी सैलरी डैमेज हो गई का मतलब है कि सैलरी कम नहीं करनी थी, ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। आउटसाइड कोर्ट को हम एक कंडीशन देना चाहते हैं कि आप हमारी सैलरी को बढ़ा तो सकते हो, कम नहीं कर सकते। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो सैलरी को बदलने वाला काम किस मेथड ने किया था, इसने। तो यहां पर मैं पहले क्या लगा दूं, इफ लगा के चेक कर लूं, इफ सेल्फ डॉट सैलरी, जो ऑब्जेक्ट के अंदर सैलरी पड़ी हुई है, अगर वो ग्रेटर देन है इस वाली सैलरी से, तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वही ग्रेटर है। एल्स, अब बदल दो। अब सोचो, जब ये वाला कोड चलेगा तो 1200 आ गया इसमें। अब ये बताओ, एग्जिस्टिंग सैलरी क्या बड़ी है? अभी नई सैलरी हमने कहा वो बड़ी है, तो कुछ करो ही मत। अब पता है, जिसने ये कोड लिखा वो अलग प्रोग्रामर है, जिसने ये कोड लिखा वो अलग प्रोग्रामर है। अब ये कोड लिखने वाला प्रोग्रामर सोचता रहेगा कि पहले भी 10,000 आ रहा था और अभी भी 10,000 आ रहा है, सैलरी बदली नहीं। क्योंकि कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल इसके हाथ में है। मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसने आपसे पूछा किससे मिलना है, वो तो है ही नहीं, जाओ वापस जाओ, हम आपको अंदर नहीं आने दे रहे। अब इसी तरह से जब ये सैलरी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहां भी तो आप इफ एल्स लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन है, कौन मांग रहा है, किस टाइम मांग रहा है। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से है तब तो मैं उसे दे दूंगा, वरना नहीं दे रहा, मेरा मन, मैंने वापस कर दिया जीरो। अब बताओ ये क्या कुछ कर लेगा? मेरा कुछ नहीं कर लेगा ये कोड। ये कोड हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमें आपकी सैलरी चाहिए, दे दो हमारे लिए। कंट्रोल क्लास के हाथ में है कि वो आउटसाइड कोड को सैलरी दे या ना दे, सही दे गलत दे, क्या देगा। आउटसाइड कोड रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम आपकी सैलरी को बदलना चाहते हैं। क्लास के हाथ में कंट्रोल है कि वो बदलना चाहे कि न बदलना चाहे, अपनी शर्तों पर बदलना चाहे। अब सोचो, अगर मैंने ये सारा काम नहीं किया होता प्राइवेट वाला, फिर तो बाहर से जो कोड आ रहा है वो तो कुछ भी कर ही सकता, तो रोक कैसे लोगे उसे? इफ एल्स कैसे लगा लोगे? इफ एल्स तो यही लगा लोगे ना आप। तो इस तरह से इनकैप्सुलेशन का ये अब एक सही टॉपिक हमारा हो जाता है, जिसमें हम किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को आउटसाइड कोड को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करते, हम अपनी क्लास के सेट गेट मेथड के थ्रू एक्सपोज करते हैं। अब आप यहां पर मुझसे क्या पूछोगे कि सर फिर एक चीज बताओ, अगर मेरी एम्प्लॉय क्लास में सैलरी को आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, मुझे मान लीजिए नेम भी इनकैप्सुलेट करना है, नेम को भी इनकैप्सुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? नेम को भी क्या बनाएंगे? प्राइवेट डेटा मेंबर बनाएंगे। फिर उसके लिए भी सेट और गेट मेथड बनाएंगे, यानी कि हर प्राइवेट डेटा मेंबर के लिए आप सेट गेट मेथड बनाते हैं। तो अगर आप 3 डेटा मेंबर को हाइड करना चाहते हैं, लाइक सैलरी, नेम, डिपार्टमेंट, तो 3 गेट मेथड बनेंगे, गेट सेल, गेट डिपार्टमेंट, गेट नेम। इसी तरह से 3 सेट मेथड बनेंगे, सेट नेम, सेट डिपार्टमेंट, सेट नेम। ठीक है। तो हर डेटा मेंबर के लिए आपको ये काम करना होता है। ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन किसका हो गया? हमारा इंस्टेंस डेटा मेंबर का हो गया। ठीक है। अब सर पब्लिक क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी क्लास होती हैं, वो सब पाइथन के अंदर क्या मानी जाती हैं? पब्लिक मानी जाती हैं। ठीक है। और सर प्रोटेक्टेड, अभी वो समझ में नहीं आएगा। प्रोटेक्टेड समझ में तब आता है जब आप इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसमें प्रोटेक्टेड आपको समझ में आएगा, अभी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर इनकैप्सुलेशन में ये अभी इंस्टेंस डेटा मेंबर के साथ आपने चलाया, इसी काम को क्या क्लास डेटा मेंबर के साथ कर सकते हैं? चेक करते हैं। इनकैप्सुलेशन विद क्लास डेटा मेंबर।
तो मैं सिंपल सी क्लास बनाता हूँ, एक टेस्ट नाम से क्लास बनाई, और इसके अंदर सिंपली एक्स नाम का बना दिया वेरिएबल। अब अगर मैं किसी भी क्लास का डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहता हूं, तो कैसे करते हैं क्लास डेटा मेंबर को एक्सेस? क्या सिंटैक्स था? किसी भी क्लास का क्लास डेटा मेंबर एक्सेस करने का क्या सिंटैक्स होता है? क्लास मेथड नहीं बनाना है मुझे, क्लास का क्लास डेटा मेंबर एक्सेस करना है, क्लास के नेम से कर लेते हैं, टेस्ट डॉट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस एक्स डेटा मेंबर को, जो क्लास डेटा मेंबर है, उसको प्राइवेट बनाना है, तो क्या करो? इसके पहले दो अंडरस्कोर लगा दो। अब चला कर देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एरर आ गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हो गया, अब ये नहीं चलेगा हमारा। क्या चीज? हाँ, तो चल जाएगा। और अच्छा प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया ये। प्राइवेट डेटा क्लास के अंदर तो एक्सेस हो जाता है, क्लास के बाहर नहीं होता। यही कोड चल रहा है, और यही, चलो ये भी लिख रहने देते हैं और ये भी लिख देते हैं, ताकि समझ में और अच्छा आ जाए। नीचे वाला नहीं चलेगा, वो चल रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आउटसाइड कोड भी अगर मुझे चलाना हो तो चल जाए, तो कैसे चलाएंगे? इसको हटा देते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस हो गया। इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं, ये तो एरर है। क्या करना होगा मुझे? एक मेथड बनाना होगा। अब इस बार ध्यान से देखो, हम किस डेटा मेंबर को इनकैप्सुलेट करने की बात कर रहे हैं? क्लास डेटा मेंबर को। तो इस बार जो मेथड बनाएंगे वो क्लास मेथड बनाएंगे, ना कि इंस्टेंस मेथड बनाएंगे। सेल्फ वाला नहीं बनाना है इस बार। ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पर? डेव गेट एक्स, और यहाँ पर CLS, और ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा CLS डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, और इसके ऊपर क्या लगा दोगे? क्लास मेथड डेकोरेटर। अब अगर आउटसाइड को उसको इस क्लास डेटा का यूज करना है जिसका इनकैप्सुलेशन हो गया है, तो अब वो कैसे कॉल करेगा? इस मेथड को कॉल करे। क्या नाम है इस मेथड का? कैसे कॉल करे? क्लास के नेम पे, टेस्ट डॉट गेट। चल गया। और अगर मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है तो कैसे करेंगे सेट? यानी एक मेथड और बनाएंगे सेट एक्स नाम से, CLS, और एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर CLS डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और इस पर क्लास मेथड डेकोरेटर। अब अगर चेंज करनी है, टेस्ट डॉट सेट एक्स, मान लो 20 कर दी, फिर से देखनी है। चेंज सेट कर तो दी है। क्या कहना चाह रहे हो? सेट एक्स में 20 पास कर दिया, उसके नीचे प्रिंट लगा दिया। अरे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाना रह गया। यही तो नाम है वेरिएबल का। सब सही था ना? चलो, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्लास डेटा मेंबर का भी इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं।
एक और टॉपिक छोटा सा। गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज माने क्या होता है? कूड़ा। तो जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो बनाते समय कुछ कूड़ा नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी के अंदर कूड़ा हो जाता है। जो हमारी मेमोरी है, रैम, उस रैम मेमोरी के अंदर कूड़ा कचरा हो जाता है। और वो कूड़ा किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का। तो जैसे इस स्टेटमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट बना, अब वो ऑब्जेक्ट ने मेमोरी खा ली, यहाँ पर कुछ ना कुछ मेमोरी खा रहा है, 2 बाइट 4 बाइट 2 4 KB। अब प्रोग्राम आगे बढ़ा, आगे प्रोग्राम बढ़ा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो जब तक ये प्रोग्राम रन होगा तो तब तक इस ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी कंज्यूम करी और आगे आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये मेमोरी हमारे लिए गार्बेज हो गई, कूड़ा हो गई हमारे लिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप अपने प्रोग्राम में क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका आगे यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? गार्बेज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या सिंपली गार्बेज के नाम से जानते हैं कि कूड़ा है हमारे प्रोग्राम में। कलेक्शन का काम क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढना और ढूंढकर उनकी मेमोरी को क्या कर देना? फ्री कर देना, सो डैट प्रोग्राम जब आगे बढ़े और उसको और मेमोरी की जरूरत पड़े तो आउट ऑफ मेमोरी ना चला जाए। अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके लिए जगह ही नहीं है अब, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में बहुत सारे हैं जो मेमोरी खा रहे हैं लेकिन उनका यूज है ही नहीं अब, तो उनकी मेमोरी को फ्री करा लो और उस मेमोरी को फिर एक नए ऑब्जेक्ट को आप अपना दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ऐसा किया जाता है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री करके उनको आगे के ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। गार्बेज कलेक्शन हमारा, अच्छी बात क्या है, प्रोग्रामर की हेडेक नहीं है। प्रोग्रामर को बस पढ़ना है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये हेडेक इंटरप्रेटर ने खुद उठा रखी है। आप बस प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद आप यूज अगर नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर देख लेता है कि अब ये यूज नहीं हो रहा है और इसकी मेमोरी को जाके क्या कर देता है? वो फ्री कर देता है। तो हमें बस पढ़ना रह गया कि भाई हाँ भाई ये चीज हमारी होती है। ठीक है। तो कुछ करके देखते हैं एक बार। इट इज ए प्रोसेस दैट इज implemented by interpreter time to time during execution of program to clean up memory of unused objects so that this memory can be utilized. Garbage collection is a process that is implemented by interpreter time to time during execution of program to clean up memory of unused objects so that this memory can be utilized for other objects. ठीक है। अब इसमें हम ज्यादा कुछ कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ करके दिखाने की। मान लीजिए मैंने एक सिंपल क्लास बनाई टेस्ट नाम, इसमें करा धरा कुछ नहीं, बस ऐसे खाली पास लिखकर छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने टी नाम से टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। थोड़ा सा ध्यान से और बारीकी से समझना है। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग
आपको समझना है। ये नहीं समझना है कि टी ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपने ये समझ लिया टी ऑब्जेक्ट हो गया तो गार्बेज कलेक्शन टॉपिक गया आपका। इसका एक्चुअल मीनिंग समझना है कि मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टेस्ट क्लास का, और टी उसका रेफरेंस है, और टी इसको रेफर कर रहा है। ये इसकी वास्तविक पिक्चर है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टी को प्रिंट कराओ, तो टी अपने ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट कर रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ कर दूं T = 10, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊं टी के लिए, अब क्या हुआ होगा? जैसे ये लाइन चली होगी, वैसे ही इस लाइन से क्या हुआ होगा, मेमोरी में 10 आया होगा। और टी से क्या बोल रहे हैं, टी अब इसे छोड़ो, अब आप इसको रेफर करना शुरू कर दो। यही तो कह रहे हो आप। अब जब आगे बढ़ेंगे तो टी का मतलब टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, टी का मतलब इंटीजर ऑब्जेक्ट हो गया 10। ठीक है। अब प्रोग्राम अपन आगे बढ़ाओ, चलाओ और चलाओ, 10 लाइन 50 लाइन 100 लाइन चलाते रहो। इस दौरान ये इंटरप्रेटर है, ये आया हलचल देखने मेमोरी के, और उसे लगा किसी पॉइंट पर यार ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और इसको पहुंचाने के लिए, इस तक पहुंचाने के लिए जो टी नाम का रेफरेंस वेरिएबल था, वो अब किसी और को दे दिया गया है। तो अभी बताओ, जो प्रोग्रामर आगे बढ़ेगा तो इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा कैसे वो? क्योंकि इस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता वो टी था, उसका रेफरेंस, क्योंकि उसी के पास तो इसका एड्रेस था। अब वो टी को तो आपने 10 को दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट तो प्रोग्राम के लिए अनयूज्ड हो गया, किसी काम का नहीं है। बस इंटरप्रेटर समझ गया और इसको क्या कर देगा, जाके मेमोरी से डिलीट कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कर दिया कि नहीं कर दिया। बिहाइंड द सीन ये हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं हुआ हो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि हो सकता है नहीं हुआ हो? क्योंकि इंटरप्रेटर ये कहता है कि अगर मैंने गार्बेज कलेक्शन करा, दैट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेमोरी खा रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को फ्री करने में मुझे टाइम लगता है। आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा अगर आप ये सब इंटरप्रेटर से कहोगे नहीं कर दो। तो इंटरप्रेटर फिर कभी ना करे। हमने कहा नहीं, मान लीजिए बहुत प्रोग्राम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे आपने, उनमें से कुछ ऐसे हैं अब जिनका रेफरेंस नहीं बचा, वो किसी और को आपने दे दिया है। प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इंटरप्रेटर को मेमोरी का प्रेशर आ गया, मतलब मेमोरी है ही नहीं, अब रैम के अंदर जगह ही नहीं बची है। अगर आगे इंटरप्रेटर ने कुछ और नहीं करा तो प्रोग्राम वैसे ही बंद हो जाएगा, मेमोरी नहीं है हमारे पास अब आगे। अब मजबूरी हो गई इंटरप्रेटर की कि भले ही प्रोग्राम स्लो हो जाए, चले तो कम से कम अब आगे। तो अब क्या करेगा उस मजबूरी वाले टाइम पे, इंटरप्रेटर ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा जो मेमोरी खा रहे हैं और उनका कोई रेफरेंस नहीं बचा हुआ है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा गार्बेज कलेक्शन से डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है। अब सर प्रोग्राम को रन कराते हैं, चल गया। अब सर हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसका गार्बेज कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा हाँ, कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन पाइथन ने कहा एक काम मैं करता हूँ, जब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चलाता हूँ, कंस्ट्रक्टर। एक काम करो, क्लास में ना कंस्ट्रक्टर बनाओ। मैंने कहा लो बना लेते हैं। और ये आप तो चलाते नहीं हो, इंटरप्रेटर चलाता है। हमने कहा इसी तरह से अगर इंटरप्रेटर ने आपके ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्शन किया तो इंटरप्रेटर एक एक्सट्रैक्टर भी चलाता है। तो एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल। ठीक है। और ये हमारा कब चलता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ठीक है। तो देखते हैं चलता है क्या। चलो, दिस इज डिस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बना, दिस इज कंस्ट्रक्टर। आपने अपने ऑब्जेक्ट
का रेफरेंस किसी और को दे दिया, यानी कि अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया, उस पर कलेक्शन कर दिया गया। सबूत, कलेक्शन जब होता है किसी गार्बेज का तो उस पर डिस्ट्रक्टर चलाया जाता है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करने वाला, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय में हेल्प करने वाला, डिस्ट्रक्टर। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, और ध्यान से देखना। इस बार मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर बैरल का नाम बदलकर कुछ और दे दिया, मान लो मैंने आई दे दिया। अब ये बताओ, इस छोटे से प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। क्या इस लाइन की वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा गार्बेज कलेक्शन में जाएगा? नहीं, क्योंकि इस बार तो इसका रेफरेंस टी इसी के पास है। अब जब ये पूरा प्रोग्राम चल भी जाएगा तो क्या डिस्ट्रक्टर चलता नजर आएगा? नहीं। ऐसा हमें लगता नहीं आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। सही निकला, नहीं आया। मतलब गार्बेज कलेक्शन तभी होता है किसी ऑब्जेक्ट का जब उसका रेफरेंस आप किसी और को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रक्टर। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं एक इंसान का लाइफ और एक ऑब्जेक्ट की लाइफ बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में आता है तो क्या चलता है उस पर? कंस्ट्रक्टर। अब बाई पाइथन क्या ये दोबारा चलेगा कभी? नहीं। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट कराते हैं तो बाई पाइथन क्या चलता है उस पे? कंस्ट्रक्टर। इस दौरान इस दौरान वो अपने कितने मेथड कॉल करे, M1 M2 डिपॉजिट विड्रॉ, कितने भी मेथड कितनी बार भी कॉल करे कोई मना नहीं है। ठीक है। इसी तरह से तो इंसान होते हैं। कोई भी इंसान एक बार पैदा होता है और एक बार खत्म हो जाता है। अब बीच का सफर है, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, शादी करेगा, नौकरी करेगा, खेलेगा कूदेगा, सब काम करेगा। जो करना है कर ले बीच में, बाकी काम एक एक बार होने हैं बस। है ना? तो यही क्या है? जीवन चक्र। क्या बोलते हैं इसे? लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। तो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होते हैं? तीन फेस होते हैं। पहला फेस हो गया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दूसरा फेस हो गया ऑब्जेक्ट वर्किंग। तो ये जो बीच वाला काम है ये वो है जिसके लिए ऑब्जेक्ट को पैदा किया गया है। डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, बैलेंस ट्रांसफर करना, वो काम ये है। और जब अकाउंट क्लोज करोगे तो अब दुनिया छोड़ के वो जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। है ना? तो ये क्या हो गया आपका? डिस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है पाइथन के अंदर। गार्बेज कलेक्शन तो हमें ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं इसमें। है ना? तो कोई भी लॉजिक जो आप डिस्ट्रक्टर में लिखते हैं वो कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन से मेमोरी से डिलीट होता है। अच्छा सर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया, मेमोरी बहुत रही होगी, कभी गार्बेज कलेक्शन करा ही नहीं इंटरप्रेटर ने, तो डिस्ट्रक्टर नहीं चलता। डिस्ट्रक्टर तभी चलता है जब एग्जीक्यूशन के रहते हुए मेमोरी फ्री हो रही है ऑब्जेक्ट की, तब डिस्ट्रक्टर चलता है हमारा। और अगर प्रोग्राम खत्म हो गया फिर तो उसके बाद जितनी चीजें मेमोरी में आई थी सबको डिलीट होना ही होना है, फिर कुछ नहीं बचा हमारा। ठीक है, तो उस समय डिस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। गार्बेज कलेक्शन खुद से हम तब कर पाएंगे ना जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे इन्होंने जो कहा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास मॉड्यूल है जिसका नाम है जीसी। और जीसी मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कलेक्ट। तो अगर हम फोर्स करना चाहते हैं इंटरप्रेटर से कि इंटरप्रेटर गार्बेज कलेक्शन को कर दो, तो ये मेथड हम जीसी मॉड्यूल का कलेक्ट फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन भी तभी काम करेगा जब ऐसा ऑब्जेक्ट कोई है हमारे पास। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट था
गार्बेज कलेक्शन के लिए हमें दिख रहा है, बट इंटरप्रेटर कर नहीं रहा है। तो हम इस लाइन से फोर्स कर सकते हैं इंटरप्रेटर कि नहीं करो, ऑब्जेक्ट है, करो। ठीक है, तो अभी तो होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं करने के लिए। किसी पुराने वाले ऑब्जेक्ट पर उसने चला दिया होगा, जो पुराने ऑब्जेक्ट रहे होंगे कर्नल की मेमोरी में, उस पर इसने कर दिया होगा। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए, इसको फिर से देखें, चल रहा है। ठीक है, तो सर ये कहाँ से, ये चल कहाँ से गया? पहले का जो कोड बने हैं ना, इन पे चल गए हूँ, डिस्ट्रक्टर। चलो एक बार रीस्टार्ट करके चला कर देखें। कंस्ट्रक्टर चल रहा है, हमने कलेक्ट फंक्शन कॉल भी करा है, बट फिर भी नहीं चल रहा है ही नहीं कोई ऐसा। ठीक है, चलो तो कलेक्ट फंक्शन क्या करता है, फोर्स करता है इंटरप्रेटर को कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करो, लेकिन होगा तभी जब ऐसा ऑब्जेक्ट हो मेरे पास। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही, बाकी मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो अभी कल या परसों लैंड हुआ था चंद्रयान, उस पर, मून पर, तो उसमें एआई का यूज किया गया है। कहाँ यूज करा गया एआई का? जब वो मून की सरफेस पर कुछ डिस्टेंस पर था, तो उसको जो पोजीशन दी गई थी लैंड करने की, वो उस पोजीशन पर लैंड नहीं हुआ था, वो उससे थोड़ा सा साइड में जाके उसने अपनी नई जगह बनाई, अब वहां पर लैंड हुआ, क्योंकि उसको लगा यहाँ पर गड्ढा है। ये डिसीजन उसने अपने आप लिया, और इस काम को करने के लिए लैंडर के अंदर एआई का प्रोग्राम चलाया गया था। और उस एआई के प्रोग्राम को हमने पहले ही बनाया था इसके अंदर, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि सामने जो सरफेस है उसमें गड्ढा है कि नहीं है। ठीक है, तो जो जितने भी अब इसरो के, या इसरो क्या, किसी भी कंट्री के जितने भी मिशन जा रहे हैं, वहां पर इंसान तो जा नहीं रहे हैं, तो उन मशीनों को खुद ही डिसीजन लेना है। तो मशीनें जब खुद डिसीजन लेती हैं, तो दैट इज इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नेचुरल इंटेलिजेंस तो इंसानों के अंदर है। अब इंसान तो है नहीं। ऐसा नहीं था कि नीचे से वो कंट्रोल कर रहे थे, लास्ट के जो 10-12 मिनट थे, नीचे से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, बस देख रहे थे और ताली जा रहे थे वो लोग। जो हो रहा था अपने आप कर रहा था लैंडर, और उसके अंदर एआई का प्रोग्राम चल रहा था हमारा, जो इस काम को कर रहा था। चलो मंडे को मिलेंगे, आज इतना ही।